हेलो फ्रेंड्स, education.free में आपका स्वागत है। मैं आपको यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे या बन सकते हैं वो बता रही थी। और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, और आज के इस वीडियो में भी हम हिस्ट्री से जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्तिमान स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? तो निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? तो ऑप्शन बी, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। ऑप्शन सी सही है, पषाण। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता की विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन डी, पत्थर से। प्रागैतिहासिक काल के जो भी उपकरण थे या हथियार थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो ऑप्शन बी, कुत्ते को। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अगला प्रश्न दिया है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। मानव ने आग का प्रयोग जो है सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया। अगला प्रश्न दिया है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ऑप्शन सी, नवपाषाण युग से। मानव ने कृषि कार्य जो थे वो नवपाषाण युग से शुरू किए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन बी, तांबे का। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न दिया है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो ऑप्शन ए, जौ का। सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी, कोल्डिहवा। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की। ऑप्शन सी, कांस्य काल की। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन डी, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए,
राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय जो है वो राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, ऑप्शन ए सही है, ये सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, अर्थात ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी जो है सतलज नदी पर नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी लोथल से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो ऑप्शन डी लोहे का। हड़प्पा के लोग लोहे धातु का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न दिया है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आहत सिक्के। प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल के राजा से है, खारवेल, ऑप्शन बी खारवेल। अगला प्रश्न दिया है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। अगला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? तो ऑप्शन सी यवन शासकों ने। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किया। अगला प्रश्न दिया है कि गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं, कश्मीर, जो कि कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम, वहां से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दिया है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे या कहाँ आए थे? तो ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वेदी में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन बी शूद्र का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। अगला प्रश्न दिया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है
वह गद और पद दोनों में की गई है। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन डी, गाय का। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए, सभा। सभा जो थी सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी ऋग्वैदिक काल की। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चेक करते हैं। वितस्तता, ये झेलम नदी का पुराना नाम है। जो वितस्तता है वो झेलम नदी का पुराना नाम है। ब्यास नदी का पूरा नाम विपाशा है। रावी नदी का पुराना नाम पशुड़ी है, जबकि सुवस्तु का पुराना नाम कुंभा नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे? ऑप्शन सी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे। और ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो ऑप्शन ए, लोहे धातु की। उत्तर वैदिक जो कालीन लोग थे वो लोहे धातु की खोज की सबसे पहले। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन बी, मंडूकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्ण है? तो ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद में संगीत विद्या का वर्ण मिलता है। अगला प्रश्न है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, स्मृति को। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो ऑप्शन बी, उपनिषद से है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पतंजलि को माना जाता है। ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।